हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम पढ़ने वाले हैं पालमपुर गांव की कहानी। ये पालमपुर गांव की कहानी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम पालमपुर का एक बेस पढ़ेंगे गांव का, कि इस पालमपुर में जो लोग हैं वो काम क्या करते हैं, ये कैसा गांव है और लोग उनकी अर्निंग्स की चीज़ों पे डिपेंड होती है। यानी पालमपुर गांव के बारे में ओवरव्यू चैप्टर ये वीडियो देगा आपको और यही आपका बेस बनेगा आगे कुछ आगे की जितनी भी वीडियोज़ आएंगी। इसको समझने के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं पालमपुर के गांव के एक परिचय से। परिचय में हमें ये पता चलता है इसके इंट्रोडक्शन में कि पालमपुर जो है वो एक काल्पनिक गांव है, एक इमेजिनरी गांव है, ऐसा कोई रियल लाइफ में गांव नहीं है। पालमपुर के अगर हम बात करें, समझाने के लिए एक काल्पनिक गांव लिया गया है ताकि आपको ये चैप्टर काफी अच्छे से समझ में आए। ठीक है। अब बताया जाता है कि जो पालमपुर है इसमें खेती मुख्य क्रिया है। यहाँ के जो लोग होते हैं ये खेती बहुत ज़्यादा करते हैं। पालमपुर के ज़्यादातर जो लोग हैं वो खेती करने में इंगेज हैं। यहाँ पे लघु स्तरीय विनिर्माण होता है, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। ऐसी बात नहीं कि पालमपुर के अंदर सारे के सारे लोग खेती ही करते हैं, नहीं। कुछ लोग कुछ और भी काम करते हैं, जैसे वो लघु स्तरीय विनिर्माण करते हैं यानी छोटे स्केल पर क्या करते हैं, कोई भी चीज़ बनाते वगैरह हैं। डेयरी करते हैं यानी दूध वगैरह बेचते हैं। परिवहन करते हैं यानी किसी न किसी, जैसे गाड़ी चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, परिवहन कोई भी गाड़ी वगैरह चला के अपना जीवन यापन करते हैं। ये सारी की जाती है पर ये सीमित स्तर पर की जाती है। तो अगर मैं अभी थोड़ा सा जल्दी से सम अप कर दूं तो आपको बताऊं, पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। यहाँ पे खेती सबसे ज्यादा लोग करते हैं, और भी काम करते हैं, चाहे वो विनिर्माण करते हैं, छोटे स्तर पर डेयरी करते हैं, परिवहन जैसे काम ये सब भी यहाँ पर होते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो ये समझ में आता है कि पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा गांव है जिसका नाम है रायगंज। ये बात ध्यान में रखना, 3 किलोमीटर जैसे पालमपुर ये है, पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है रायगंज। और उसके आगे निकटतम कस्बा शाहपुर। और रायगंज से अगर हम थोड़ा उसी रोड से आगे हम चले तो हमें एक कस्बा मिलेगा जिसका नाम है शाहपुर। ठीक है, तो ये चीज समझना है आपको। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, बग्गी से लेकर अन्य तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक देखे जा सकते हैं। यानी पालमपुर गांव से शाहपुर तक का जो रोड जाता है, इस रोड पर अगर हम जाएं तो हम ट्रैवल करें तो हम बहुत तरीके की चीजें देखें। जैसे हमें ट्रैक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये बैलगाड़ी देखने को मिल रहा है। अभी इस फोटो में देख सकते हो ये जो पर्सन है ये अनाज बेचने जा रहा है। ठीक है, कहीं पे आसपास की जो मार्केट है वहां पे अनाज बेचने जा रहा है। ये भी कुछ लिए, शायद से गुड़ लिए जा रहा है। ठीक है, ये जो ट्रैक्टर पे पीछे अपने ट्रॉली में क्या लिखा जाता है, उम्मीद करता हूँ ये गुड़ी है, वैसे कुछ भी आप मान सकते हो। ये रोड है, इस रोड पे हमें गाड़ियां देखने को मिलती हैं, तरह तरह के और भी चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इतना तो आगे हमें इस स्लाइड में समझ। अगला अगर हम आगे बात करें तो हमें ये पता चलता है इस गांव में लगभग 450 परिवार रहते हैं। यानी इस पालमपुर जो गांव है पूरे 450 फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं, जिसमें जो 80 परिवार हैं वो उच्च जाति के हैं। और इनका जो इनके पास अधिकांश भूमि, ये चीज ध्यान रखना, टोटल कितने परिवार है, 450 परिवार। 80 जो परिवार हैं ये उच्च जाति के हैं और इन्हीं के पास सारा जमीन है, ज्यादातर अधिकांश हिस्सा जमीन का इन्हीं के पास है। और इनके मकान बहुत बड़े हैं, ऐसे बड़े बड़े इनके मकान हैं। इनके जो मकान बने हैं वो ईंट सीमेंट से बने हुए हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ये आपका इमेज के थ्रू दिखाया गया है कि ये देख लो, ऐसे घर होते हैं ना ईंट कंक्रीट वाले, तो ऐसे इनके घर बने पड़े हैं। यहाँ पर अनुसूचित जाति या फिर जिन्हें कहा जाता है दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल संख्या का 1/3, यानी जितनी भी गांव की टोटल पॉपुलेशन है उसका 1/3 हिस्सा वो जो है वो कौन सा है, वो दलित है या फिर अनुसूचित जातियों का है। ये गांव के कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं और ये जो 1/3 हिस्सा है ये गांव, जैसे मान लेते हैं गांव है, गांव के कोने इलाकों में ये इनका घर है। और ये काफी इनके छोटे छोटे घर है जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने, या फिर देखो मिट्टी और फूस का घर ऐसा होता है। देखो तो ये मिट्टी का बना है, फूस मतलब ये जो ऊपर ऊपर लगा रखा है ना, इसे हम फूस कहते हैं। तो इनके घर मिट्टी और फूस के बना है। पता है मिट्टी के घर में ना एक फायदा होता है, जैसे पहले अगर हम जाते हैं तो मैंने भी मिट्टी के घर देखे हुए हैं। तो मिट्टी के जो दीवारें होती हैं ना वो काफी ज्यादा मोटी दीवारें होती हैं। वो इतनी मोटी दीवारें होती हैं कि पता है मिट्टी के घर का एक होने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर आप मिट्टी के घर में रहते हो
तो वहाँ पे जो गर्मी है वो दीवारें बहुत ही ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करेगी, यानी गर्मी वाले दिन आपको अंदर मिट्टी के घर में अगर आप चले जाओ तो आपको ठंडक मिलेगी, और ठंडी वाले दिन आप मिट्टी के घर के अंदर चले जाओ तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे गर्माहट से भी देखने की मिलती है। तो मिट्टी के घर का ये फ़ायदा है। लेकिन यहीं पे जो कंक्रीट का घर है वो देखने को नहीं मिलता है। खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं गाँव गया हुआ था, तो मैं किसी के घर गया था, तो उनका जो बाहर का अ, हिस्सा था वो मिट्टी का बना हुआ था, और जो अंदर का हिस्सा था वो कंक्रीट का बना हुआ था। तो जब बाहर के हिस्से में हम बैठे थे तो वहाँ हमें थोड़ा ठंडक महसूस हो रहा था, लेकिन जब अंदर हम कंक्रीट वाले हिस्से में पहुंचे तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस होने लगी। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं मिट्टी के घरों के, और इसके कंक्रीट के घरे के नुकसान होते हैं। तो हमें तो इतना तो समझ में आ गया। अगर हम आगे देखें तो इस गांव के अंदर जितने भी घर हैं उनके घरों में बिजली है, बिजली के पर्याप्त मिल जाते हैं इन लोगों को। खेती में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। नलकूप देखो यहाँ पे इमेज ये मैंने बता रखा है, नलकूप यानी जो हमारे घर में मोटर वगैरह नहीं लगे तो जो पानी को निकालते हैं, हमें पीने का पानी देते हैं, ऐसे ही वहाँ पे। लेकिन वो जो ये मोटर आपको देखने को मिल रहा है, इनकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये खेतों में पानी निकालने के लिए इसी नलकूप का उपयोग करते हैं, जो कि ये बिजली से चलते हैं, ठीक है। ये देखो कई कई बिजली से भी चल जाते हैं, और देखो लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ढक्कन बना है, ये तो डीजल वाला है। लेकिन कई इलेक्ट्रिसिटी से भी चलने वाले होते हैं, जैसे हमारे घरों में जो मोटर लगे पड़े हैं, वो मोटर कैसे चलते हैं, वो मोटर बिजली से चल जाते हैं। तो ये लोग यहाँ पे जो मोटर है वो बिजली वाला है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल है, यानी वहाँ पे 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल है। एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है। तो हम वहाँ पे 2 प्राथमिक स्कूल है जहाँ पे 5वीं तक की पढ़ाई होती है, फिर एक हाई स्कूल है जो 10वीं तक का है। उसके बाद एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मतलब एक छोटा मोटा हॉस्पिटल है, बहुत छोटा मोटा स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल भी नहीं कह सकते, स्वास्थ्य केंद्र है। और एक निजी औषधालय भी है। निजी औषधालय का मतलब केमिस्ट की दुकान है, जहाँ पे लोग जाकर अपनी जो भी डॉक्टर वगैरह दवाइयाँ वगैरह लिखते हैं वो वहाँ से जाकर दवाइयाँ ले सकते हैं, ठीक है। ये तो एक स्कूल का मैंने इमेज दिया है। तो इतना तो हमें आया समझ। अगर हम आगे बात करें इसके अंदर, तो ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि पालमपुर का जो गांव है उसमें गैर कृषि क्रियाएं कौन सी होती हैं, यानी ऐसी क्रियाएं बताओ जहां जिसमें खेती इन्वॉल्व नहीं होती। ये आप लोगों को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ये इम्पोर्टेंट भी है। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट सेक्शन ज़रूर चेक कर लो, किसी ना किसी ने ज़रूर कमेंट किया होगा, तो आप उसको देखकर आंसर समझ सकते हो कि पालमपुर के अंदर गैर कृषि क्रियाएं कौन सी। अगर किसी ने नहीं किया तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं, टॉपिक है हमारा उत्पादन का संगठन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उत्पादन, आखिरकार जो उत्पादन होता है वो होता क्या है। तो उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। सरल शब्दों में ये कहूँ कि ऐसी चीज़ों को बनाना जिसकी मुझे ज़रूरत है या आप सभी को ज़रूरत हो, उसे ही उत्पादन कहते हैं। मान लेते हैं ये पेन है, इसकी मुझे ज़रूरत है और ये आप बना रहे हो, तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप उत्पादन कर रहे हो। ये डेफिनेशन है सिंपल सी। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करें हम, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक होती है, मतलब 4 चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी आप वस्तु बनाते हो, कोई भी आप सेवा किसी को देते हो, तो 4 चीज़ें ऐसी हैं जो होनी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ उत्पादन के कारक किसे कहा जाता है, जो एग्जाम में पूछे कि अगर उत्पादन के कारक किसे कहा जाता है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो या तो ये पूछे या फिर ये पूछे, आंसर आप सेम ही लिखिएगा। तो अगर अगर हम ये देखें, आगे बढ़ें, तो इस स्लाइड में वो कारक बताया गया, वो 4 चीज़ें बताई गई है जो उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये समझो, मैं आप लोगों को अभी सेवा दे रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, तो क्या मैं ऐसे हवा में पढ़ा रहा हूँ, मैं कहीं पे तो हूँ ना, मैं ज़मीन पर हूँ।
तो इसीलिए मुझे क्या चाहिए, भूमि चाहिए, जमीन चाहिए। कोई भी चीज़ आप सेवा देना है, कोई भी आपको चीज़ बनाना है, फॉर एग्जांपल आप ये पेन बनाओगे, कोई फैक्ट्री डालोगे, तो कोई ज़मीन पर होगी ना, हवा में तो नहीं होगी ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है भूमि, जमीन। तथा हमें अन्य प्राकृतिक संसाधनों की ज़रूरत भी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने फैक्ट्री वगैरह खोल ली है, मशीनें चल रही हैं, मशीनें गर्म हो रही हैं, मशीनों को ठंडा करने के लिए हमें पानी चाहिए, तो पानी क्या एक प्राकृतिक संसाधन है। तो इसी तरीके से हमें इवन आप लोगों को पानी पीने के लिए चाहिए, तो पीने के लिए भी तो चाहिए ना आप लोगों को पानी। तो इसी तरीके से हम समझते हैं कि जमीन के साथ साथ हमें कुछ अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी ज़रूरत होती है। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट होता है श्रम। श्रम मतलब अब आपने फैक्ट्री वगैरह खोल दी, अब सारा काम आप ही थोड़ी ना करने बैठ जाओगे। आपको कुछ लोगों को हायर करना पड़ेगा जो कि वहाँ पर काम करेंगे। ये दो लोग हो सकते हैं, एक होता है कुशल श्रम और दूसरा होता है अकुशल श्रम। तो हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, जो एजुकेटेड है, और अकुशल श्रम ऐसे लोग जिनमें हमें उतनी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लेते कोई कंप्यूटर पे काम करना है, कोई प्रेजेंटेशन देना है, तो उसके लिए हमें कैसे लोगों की ज़रूरत है, जो काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो, जो इंटेलिजेंट वगैरह हो। ठीक है, तो वो हो गया कुशल श्रम। अब फॉर एग्जाम्पल एक हमारी कंपनी, हम मेरे को कंपनी के लिए एक गार्ड चाहिए। ठीक है, तो क्या गार्ड का बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है? वो ना भी पढ़ा लिखा ना हो तो वो चल जाएगा, बस शरीर से हट्टा कट्टा हो, थोड़ा तगड़ा बंदा हो। तो ये कैसा कुशल हो जाता है, ये अकुशल श्रम हो जाता है। ठीक है, कुशल जो पढ़ा लिखा हो, अकुशल जिसके लिए हमें उतने पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो श्रम हमें मिल गया। दूसरा चीज़ चाहिए हमें, भौतिक पूंजी चाहिए। वो भौतिक पूंजी दो पार्ट्स में है। पहला होता है स्थायी पूंजी और होता है कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी को ही भौतिक पूंजी कहा जाता है। कुशल श्रम, अकुशल श्रम को श्रम कहा जाता है। इसी तरीके से स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी को भौतिक पूंजी कहा जाता है। कंफ्यूज मत होना, इसी का पार्ट है। भौतिक पूंजी दो पार्ट्स में डिवाइड है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी में आता है मशीन या फिर भवन, मतलब जो फैक्ट्री वगैरह होती है ना वो, और मशीन जो वहाँ पे मशीनें लगी पड़ी हैं। कार्यशील पूंजी कच्चा माल होता है और नगद मुद्रा होती है। ये कैसी पूंजी होती है? कार्यशील पूंजी होती है। स्थायी पूंजी यो होती है जिनमें एक बार पैसा हमने डाला और स्थायी हो गई, उसमें बार बार हमें पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कार्यशील पूंजी ऐसी पूंजी होती है जिनमें हमें बार बार पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बार मशीन खरीद ली, तो क्या मुझे एक बार प्रोडक्शन हो गया, चीज़ें बन के तैयार हो गई उससे, तो क्या मेरे को दोबारा बनाने के लिए दोबारा मशीनें खरीदनी पड़ेगी? नहीं। एक बार मैंने अपनी बिल्डिंग बना ली, फैक्ट्री बना ली, तो क्या मेरे को हर एक साल के बाद फिर से ही भवन बनाना पड़ेगा उसे? नहीं। तो ये फिक्स्ड होते हैं, जिनमें चेंजेस बहुत कम होते हैं। कार्यशील पूंजी क्या होती है? जो हर प्रोडक्शन के बाद बाद चेंज होता है। आप समझते हैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर हम लोग टी शर्ट वगैरह बना रहे हैं। तो टी शर्ट बनाने के लिए मैं कच्चा माल लेकर आया, नगद मैंने उसको पैसा दिया और उसने मेरे को टी शर्ट वगैरह दे दी। ये कार्यशील पूंजी हो गई। उसने मेरे को कच्चा माल दे दिया, कॉटन वगैरह दे दिया। मैंने मशीनें लगा के कॉटन जो कॉटन वगैरह था उसको मैंने कपड़े में बनाया, फिर कपड़े से मैंने उसकी कटाई वगैरह कर दी। अब जो मशीन बनी, जो मशीन है, मशीन में हमने कपड़ा डाला। ठीक है, कपड़े डाल के वो टी शर्ट उसने बनाकर हमें दे दिया। तो क्या मशीन को दोबारा मेरे को खरीदना पड़ेगा? क्या मशीन में मेरे को दोबारा पैसा लगाना पड़ेगा एक बार बन के तैयार होगा? नहीं। अब जो बन के हमारा टी शर्ट तैयार हुआ वो मार्केट में बिक गया। अब मेरे को दोबारा अगर टी शर्ट बनानी पड़ेगी तो मेरे को अगेन मार्केट से कच्चा माल खरीदना पड़ेगा, उसके लिए अगेन मेरे को पैसा चाहिए। तो जो बार बार चेंज होता है, जिनमें बार बार हमें पैसा लगाना पड़ता है, वो कच्चा माल होता है। जिनमें केवल एक बार पैसा लगा दिया गया और फिर बाद में पैसा नहीं लगाना पड़ता, उससे स्थायी पूंजी कहते हैं। लगाना भी तो उसकी मेंटेनेंस वगैरह के लिए, मशीनों की मेंटेनेंस के लिए लगाना पड़ गया तो हो गया। ये होता है अपना स्थायी पूंजी। दूसरा होता है, इसी के साथ साथ जो अगला आता है वो आता है मानव पूंजी। तीसरा भौतिक पूंजी था, चौथा है मानव पूंजी। आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि चाहिए,
श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें, भूमि को, श्रम को, भौतिक पूंजी, ये सारी चीज़ अच्छे से तालमेल से काम करें, अच्छे से सारी चीज़ें बैलेंस हो, इसके लिए हमें क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको नॉलेज नहीं होगा, आप करने बैठ जाओगे तो क्या होगा? आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या से क्या हो गया। दूसरी चीज़, उद्यम की ज़रूरत पड़ती है, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और इसी को किस नाम से जाना जाता है? मानव पूंजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मानव पूंजी, जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो हम अपना ज्ञान लगा दें, सारी चीज़ों को तालमेल कर दें कि ऐसा कर देंगे, अब वहाँ से मशीनें खरीद लेंगे, हम कॉटन वहाँ से खरीद लेंगे, अब वो अच्छा नहीं दे रहा तो हम वहाँ से खरीद लेंगे, जो अपना तिगड़म दिमाग लगा रहे हैं, इसको ही मानव पूंजी के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर एक पिक्चर है, इस पिक्चर के ऊपर आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। कमेंट आपको ये करना है कि आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे स्थायी पूंजी क्या है और अस्थायी पूंजी क्या है। कौन सा स्थायी पूंजी कौन सा है और अस्थायी पूंजी कौन सा? आपको इस इमेज के अंदर क्या चीज़ आपको स्थायी पूंजी लगती है और क्या चीज़ आपको अस्थायी पूंजी लगती है, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, अगर ये कमेंट कर दोगे तो आपको भी रिवीजन हो जाएगा। जो बच्चे को नहीं पता होगा, जिनको डाउट होगा, वो कमेंट आपका पढ़कर वो भी कुछ सीख लेंगे और उनको भी नॉलेज वगैरह मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी है ये आप मुझे कमेंट करके भी बताइए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पालमपुर में खेती। इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगेन इस टॉपिक से भी लॉन्ग में क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं, क्वेश्चन इस टॉपिक से लॉन्ग में बनते हैं। इस वीडियो में वो क्वेश्चन पे हमने डिस्कस किया है। जब वो क्वेश्चन आएगा वीडियो के अंदर तो मैं आपको हिंट दे दूंगा या आपको बता दूंगा कि देख लो ये वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने हमने पढ़ा था कि जो पालमपुर है, पालमपुर में जो लोग हैं वो खेती करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यानी पालमपुर के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं वो खेती करते हैं। इसी का एक टॉपिक है पालमपुर के अंदर भूमि स्थिर है। ये जो टॉपिक है भूमि स्थिर है। और एक चीज़ और, ये जो टॉपिक है ना पालमपुर में खेती, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो इसके ऊपर आपकी दो या तीन वीडियो आएगी, पहली ये और दो वीडियो और आएगी। इस टॉपिक के अंदर हमने दो पार्ट्स को कवर किया, नेक्स्ट में भी दो और शायद से लास्ट वाले में तीन पार्ट्स को हम कवर करेंगे। तो इससे आपका टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। तीनों ही टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूंगा उस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा। तो शुरुआत करते हैं। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है, यानी पालमपुर के अंदर जो लोग हैं वो खेती बहुत करते हैं, इतना हमने पढ़ लिया है। भारत में या पालमपुर में, माफ़ कीजिएगा, पालमपुर में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है, यानी 75% जो लोग हैं वो खेती पर ही अपनी उनकी चलते, मतलब खेती करके वो पैसा कमाते हैं। या वो किसान हैं, या तो उनकी खुद की ज़मीन वगैरह है, या कृषि श्रमिक है, यानी किसी को खेत में जाकर काम करते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे बहुत बड़ा खेत है तो मैं काम कर नहीं पाता, इतना मेरी बस की बात नहीं कि पूरे खेत को मैं अकेले ही सब चीज़ कर लूँ। तो ऐसे में मैं कुछ लोगों को हायर करता हूँ, श्रमिक को हायर करता हूँ कि मेरी मदद करो और इसके बदले में आपको पैसा दूंगे, तो उन्हें भूमि श्रमिक कहा जाता है। अब इसमें एक चीज़ बात ध्यान रखना कि भूमि स्थिर है। जैसे मान लेती है ज़मीन है पालमपुर की, पूरे गांव के लोगों की ज़मीन इतनी है, तो क्या 10 साल बाद ये जो ज़मीन है वो इतनी बढ़ जाएगी? नहीं, ज़मीन तो इतनी की इतनी रहेगी ना, ज़मीन अपने आप में थोड़ी ना बढ़ेगी। ये यही कहा जाता है कि यहाँ पे जो ज़मीन है वो स्थिर है। जैसे आप जिस घर में रह रहे हो, 10 साल बाद क्या ज़मीन आपका अपने आप बड़ा हो जाएगा, इतने से इतना हो जाएगा? नहीं, भूमि स्थिर है, वही इसमें बताया जा रहा है। ये चीज़ समझ में आगे आएगी हमें। और 1960 से आज तक भूमि का कोई विस्तार नहीं हुआ है, यानी 1960 से लेकर अब तक भूमि के अंदर पालमपुर के अंदर जितनी जमीन थी उसका कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य में बदल दिया गया था, पर अब उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस चीज को समझो। मान लेते हैं पालमपुर के लोग हैं, वो पूरे ये पालमपुर की जमीन है, मान लेते हैं इतनी जो जमीन है उस पर खेती नहीं होती थी, बंजर पड़ी थी, लोग उस पर खेती वगैरह नहीं करते थे। इतनी पूरी बाकी की जो जमीन बची इस पे पालमपुर के लोग खेती वगैरह करते थे, उनकी जमीनें वगैरह हैं। तो पालमपुर के लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे इस जो बंजर पड़ी जमीन थी अब इस पे भी वो लोग खेती करने लग गए। ठीक है, लेकिन अब ये इसमें अब ये बताया जा रहा है कि अब पालमपुर के लोगों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं। अब जमीन थी, इतना जमीन पे हम खेती नहीं करते थे, अब उस जमीन पे भी हम खेती करने लगे, बंजर जो पड़ी थी। अब क्या पालमपुर के लोग एक्सटेंड कर सकते हैं? नहीं। अब ये
ज़मीन ही इतनी है तो आपको इसको कैसे एक्सटेंड कर पाओगे। पहले एक्सटेंड करने का ऑप्शन था क्योंकि इस ज़मीन पर हम खेती नहीं करते थे, अब एक्सटेंड भी वो कर लिए, अब कोई और चांस नहीं है, यही इसमें बताया जा रहा है। आगे बात करें, जब पालमपुर के अंदर जो ज़मीन है वो फिक्स हो चुकी है, स्थिर है ना, यही बताया जा रहा है। अब ये ज़मीन बढ़ रही, पहले ज़मीन थी इतना जो यूटिलाइज नहीं करते थे, अब उसको भी यूटिलाइज करने लगे, उसका भी उपयोग करने लगे। तो अब पालमपुर के लोगों के पास कोई स्कोप नहीं बचा ज़मीन का, जितनी ज़मीन है उतनी ही ज़मीन पे उनको खेती ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या उसी भूमि के से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है, क्या उतनी ही ज़मीन से, पालमपुर के अंदर जितनी ज़मीन है, क्या उतनी ही ज़मीन से ज़्यादा खेती करने का क्या कोई ऑप्शन है? तो हाँ, ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन हमें देखने को मिलता है वो ये है, पहले समझो फिर हम ऑप्शंस के ऊपर बात करेंगे। कहा यह जाता है कि बरसात के मौसम में खारिफ, जो खारिफ की फसल होती है, किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये देखो, ये रहा बाजरा, सॉरी ये रहा ज्वार और ये रहा बाजरा। तो ये इसकी फोटो है, ताकि देखो फोटो भी मैंने लगा रखी है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में कोई डाउट ना रह जाए। तो ये लोग जब बरसात का मौसम होता है तो पालमपुर के लोग ज्वार और बाजरा को ग्रो कर लेते हैं, और इसमें से जो दालें निकलती हैं, जो अनाज निकलता है, जब ये अनाज निकलता है तो ये जो फार्मर्स है, इसका जो नीचे का जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये जानवरों को दे देते हैं। जानवर इसको बहुत खुशी खुशी खा लेते हैं, उनको पसंद भी आता है ये। इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। जो पालमपुर के लोग हैं, जब उनका अक्टूबर से दिसंबर का टाइम रहता है तो उस वक्त क्या कर लेते हैं, वो आलू की खेती कर लेते हैं। देखो आलू की फोटो यहाँ पे मैंने बनाई पड़ी है, देखो आलू की फार्मिंग ऐसे होती है। अगला होता है जब सर्दी का मौसम आता है, हालांकि ये भी सर्दी का मौसम होता है, लेकिन तब राबी राबी सीजन चल रहा होता है। तब लोग क्या करते हैं, खेतों में गेहूं उगा लेते हैं। ये जो उनका खेत, उसमें वो लोग क्या उगा दे, गेहूं। ये गेहूं की फसल है, फोटो ऐसे दिखती है। उत्पादित गेहूं से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो भी गेहूं उगा है, जो फार्मर्स वगैरह ग्रो करते हैं, कुछ जो भी गेहूं का प्रोडक्शन वगैरह, उसका कुछ हिस्सा अपने पूरे साल भर के लिए रख लेते हैं, और बाकी का जो उनका बच गया, वो जो एक्स्ट्रा उनका बच गया, उसको क्या करते हैं, वो उनके जो नियर बाई, याद को हमने पढ़ा था मंडी थी रायगंज, उसमें बड़ा गांव था, उस रायगंज में वो लोग क्या कर देते हैं, रायगंज की मंडी में जाकर बेच देते हैं। लोग भूमि के एक भाग में गन्ने की भी खेती करते हैं, जिसको वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। या तो कच्चा रूप होता है उसका, या फिर गुड़ बनाकर, या तो कच्चा रूप यानी ऐसे गन्ने के रूप ऐसे ही दे दिया, या फिर गन्ने से गुड़ बनाया और गुड़ फिर जाकर शाहपुर के व्यापारियों को दे दिया। तो यहाँ पे हम क्या समझते हैं कि जो पालमपुर के लोग हैं, वो एक ही साल के अंदर अलग अलग सीजन होते हैं, उन अलग अलग सीजन्स के अंदर वो क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें पैदा कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुव्यवस्थित व्यवस्था है, सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर के लोग ऐसा क्यों कर पा रहे हैं कि वो एक साल के अंदर ही 3 फसलें ग्रो कर पा रहे हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि वहाँ पे पानी की सबसे अच्छी व्यवस्था है, सुविकसित व्यवस्था है। पानी एक ऐसी ज़रूरी कंडीशन होती है फार्मिंग के लिए, क्योंकि अगर फार्मिंग के अंदर पानी ही आपको नहीं मिलेगा तो फसल ग्रो कैसे होंगी। पानी इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वहाँ पे वो अच्छा है, इसी वजह से पालमपुर के लोग इतनी अलग अलग वैरायटी ऑफ जो क्रॉप्स है उसको ग्रो कर पा रहे हैं। लेकिन ये व्यवस्था पहले नहीं थी। पहले पालमपुर के किसान राहट द्वारा पानी निकाल कर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते। ये दो देख लो इमेज, इसे राहट कहा जाता है। पहले के लोग इसी का टेक्निक का यूज़ करके अपने खेतों के अंदर पानी को, अपने खेतों में पानी डाला करते थे, और अपनी जो जो भी फसल वगैरह ग्रो है उसको पानी की सप्लाई दिया करते थे, उसको पानी पिलाया करते थे। तो पहले के लोग इस टेक्निक का यूज़ करते थे। लेकिन फिर पालमपुर के अंदर याद करो क्या हो चुका था, लोग नलकूप का यूज़ करने लगे, यानी मोटर का यूज़ करने लगे। उसको इलेक्ट्रिसिटी में लगाया, प्लग लगाया और ऑन किया, ज़मीन से पानी निकाल कर वो दे रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी पड़ता है मोटर से पानी निकालना, और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ करता था, और इससे ज़्यादा पानी वगैरह लोग निकाल नहीं पाते, छोटे छोटे ही हिस्से को सींच पाते थे। लेकिन मोटर से क्या होता है, मोटर में बहुत ज़्यादा पानी निकलता था, और इससे काफ़ी लंबे समय तक
काफ़ी कम समय में काफ़ी जल्दी वो अपने खेतों को पानी दे पाते थे, अपने पौधों को पानी दे पाते थे। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं, क्या होता है। एक साल के अंदर उसी जमीन पर एक से ज़्यादा फसल को ग्रो करना ही क्या कहा जाता है, बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है मल्टी क्रॉपिंग। यानी एक साल के अंदर एक जमीन के अंदर, ये अपनी जमीन है, इसी जमीन के अंदर एक साल के अंदर ही अलग अलग फसलों को ग्रो कर देना ही मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाया जाता है, या फिर बहुविध फसल प्रणाली इसे कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाला जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये जो दूसरा तरीका है, पहला तरीका तो हमने क्या समझा है कि एक ही जमीन पर अलग अलग फसल, एक ही साल के अंदर अलग अलग फसल करो तो आपकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या बताया जाता है कि अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना। ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है, आगे उसका डिस्कशन है वो तभी मैं बता दूंगा। अभी ये समझ दो कि जो दूसरा तरीका क्या करते हैं, जो किसान जो फार्मर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, आधुनिक टेक्निक का उपयोग करते हैं, मॉडर्न चीज़ों का उपयोग करते खेती को प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। पहले हम समझते हैं पहले कैसे होता था। 1960 के दशक से पहले देखा जाए तो जो पालमपुर के जो लोग हैं वो लोग खेती करने के लिए प्राकृतिक खाद का उपयोग करते थे। जैसे कि गोबर एक प्राकृतिक खाद है, ये आपकी जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरकता को बढ़ा देता है, उसको स्ट्रांग और बना देता है। खेती पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। खेती करने के लिए जो पारंपरिक बीज हैं, नॉर्मल जैसे जो नॉर्मल सीड्स है उनका उपयोग किया जाता था। बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी, और खेती जो पारंपरिक बीज है इनकी एक फैसिलिटी अच्छी खासियत होती थी कि इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी, ये कम पानी में भी अच्छा ग्रो कर जाते थे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। ये क्वेश्चन बनता है कि 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति के बाद या हरित क्रांति में क्या हुआ था, क्वेश्चन या तो ये ऐसा बनेगा कि 1900 हरित क्रांति के क्या फायदे हुए थे, या तो एग्जाम में ये पूछा जाएगा, या हरित क्रांति क्या है ये पूछा जाएगा, ठीक है। या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि आधुनिक जो कृषि होती है वो कैसे की जाती है, आधुनिक कृषि हम किसे कहते हैं। तो उसका जवाब इस पूरे इमेज के अंदर है, इसे समझना ध्यान से। तो आधुनिक जो खेती होती है उसके अंदर क्या होता है कि अधिक उपज वाले बीजों का उपयोग करना। इसका मैं थोड़ा इंक चेंज कर देता हूँ। अधिक उपज वाले बीजों का उपयोग करना, अधिक उपज यानी इसे कहा जाता है HYV सीड्स। HYV सीड जो होते हैं वो नॉर्मल सीड से थोड़े डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप नॉर्मल सीड्स को ग्रो करोगे तो उसमें उतनी प्रोडक्शन नहीं आएगी, लेकिन अगर आप उसी ज़मीन पर HYV सीड्स को ग्रो करोगे तो उसमें जो फसल जब उगेगी तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगी, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज क्या होती, उर्वरक का यूज करना। जो अपनी ये जो जमीन है, इस जमीन को और मजबूत बनाने के लिए, इसको ताकत देने के लिए हम क्या करते हैं, उर्वरक का उपयोग करते हैं। जमीन के अंदर जैसे फसल वगैरह ग्रो करते हैं तो कीड़े मकोड़े भी लग जाते हैं, और HYV की यही खासियत है, नहीं बुराइयां है, ये बुरी चीज है। ये है कि जो HYV सीड्स है ना, ये अगर इनमें ना कीड़े मकोड़े लग जाए ना तो ये फसल जल्दी खराब हो जाती है। इसमें जल्दी कीड़े मकोड़े लग जाते हैं और ये फसल को नुकसान कर देते हैं। लेकिन जो नॉर्मल सीड से अगर कोई खेती है, वो नॉर्मल सीड्स डाल के आपने उसको किए तो उसमें कीड़े मकोड़े लगते हैं तो उन बड़ी स्ट्रांग होते हैं, कीड़े मकोड़े उसका उतना कुछ बिगाड़ नहीं पाते। लेकिन अगर HYV सीड्स अपने आपने खेतों में लगा रखा है, उस बीज को आपने डाला और उसकी फसल तैयार है, तो आपको कीटनाशक ज़रूर डालना पड़ेगा। अगर कीटनाशक नहीं डालोगे तो वो इतने फसल कमज़ोर होते हैं इससे कि आपके उसको फसल को नुकसान कर देंगे। सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होना, या तो नहरों से पानी आ रहा है, या पंप सेट, या फिर जो बांध से पानी आ रहा है, बांध से यहाँ पे बनाया गया, बिजली भी मिलती है, तो या तो बांध से आपको पानी मिल जा रहा है, या तो आप पंप सेट लगा के पानी निकाल दे हो जमीन से, आपके नियर बाई नहर वगैरह जा रहा है उससे। दूसरा चीज़ होता है कृषि यंत्र का उपयोग करना, यानी अच्छे से अच्छे मशीन्स का उपयोग करके काम जल्दी करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ज़मीन है, इस ज़मीन के अंदर क्या होता है, ये जो मशीन आपको देख रही है जल्दी कुछ ही घंटों में पूरे मशीन को अच्छे से प्लगिंग कर देती है, अच्छे से इसको
कहते हैं ना मिट्टी उलट पुलट कर देती है। लेकिन अगर इस इंसान खोद खोद के उसे उलट पुलट करे, मिट्टी उसको थोड़ा ढीला ढाला करे, तो उनको बहुत ही दिन लग जाता था, बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन ये मशीन है, ऐसी मशीनें आ चुकी हैं जो कई दिनों का काम कुछ ही घंटों में करके रेडी कर देती हैं। तो ये कुछ है मॉडर्न फार्मिंग, ठीक है, आधुनिक कृषि के तरीके हैं। इससे क्या होता है, आधुनिक कृषि में क्या करने से फायदा ये होता है कि काम जल्दी हो जाता है, आपका बहुत ही ज़्यादा काम स्पीड में हो जाता है, इससे फायदे भी बहुत मिलते हैं। देखो अब क्या बताया जाता है, जो उपज की मैं बात कर रहा था ना यहाँ पे, अगर आपको उपज समझ में ना आया हो, नॉर्मल और HYV सीड्स में कितना फर्क होता है, तो कहा ही जाता है कि अगर आप परंपरागत बीजों का उपयोग करो, वही नॉर्मल सीड्स का उपयोग किया करो, तो आप 1 हेक्टेयर के अंदर 1300 किलोग्राम आप गेहूं उगा लेते थे। लेकिन अगर आप HYV सीड्स का उपयोग करो, तो आप उसी जमीन पर 1 हेक्टेयर के अंदर आप कितना उगा रहे हो, 3200 किलोग्राम। तो इतना देख रहे हो डिफरेंस, जमीन उतना ही उतना है, बस हमने सीड्स को बदल दिया। पहले नॉर्मल सीड्स का उपयोग करते थे, अब हम क्या करने लगे, HYV सीड्स का उपयोग करने लगे। इसको फुल फॉर्म है हिंदी इंग्लिश में हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स इसको इस नाम से जाना जाता है। तो इसका ये फायदा हुआ, इसका फायदा ये होता था कि फसल, अगर आपका इतना किलोग्राम फसल हो रहा है तो मार्केट में आप बेचोगे ज़्यादा, आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो ये फ़ायदा होता है। हाँ, अभी देखो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपको शॉकिंग रिजल्ट मिलेगा। ये देखो, जब 1965 और 66 का वर्ष था, उस वक्त हम दालों का उत्पादन कितना करते थे, 10 करोड़ टन, और गेहूं का उत्पादन कितना होता था, 10 करोड़ टन। अब 2019 और 20 की डेटा में हमें क्या देखने को मिलता है, 23 करोड़ टन दालों का उत्पादन होता है और गेहूं का 108 करोड़ टन। तो हम देख सकते हैं कहाँ पहले 10 करोड़ टन उत्पादन होता था, अब कहाँ वो 108 करोड़ टन पे आ चुका है। तो कितनी ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिलती है इन इनपुट्स का उपयोग करते, इन मॉडर्न टेक्निक्स का उपयोग करके कितना ज़्यादा फायदा हमें देखने को मिलता है। और सोच लो इससे किसानों को कितना ज़्यादा लाभ मिला होगा। इससे किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश जैसे गाँव में, पंजाब जैसे गाँव में इन्हीं इन्हीं चीज़ों का उपयोग कर कर वो अपनी जो फसल है उसको और ज़्यादा अच्छा से ग्रो करने की कोशिश से करते हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग समझ में आया हमें, और ये समझ में आया। तो फार्मर्स, पालमपुर के जो लोग हैं, वो इन्हीं दो टेक्निक्स का उपयोग करके उसी ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने का काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आज हम लोग पालमपुर चैप्टर की जो भी हम लोग कहानी पढ़ रहे थे उससे हम थोड़ा आज हम आगे बढ़ेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम 2 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक तो यही है, क्या भूमि ये धारण कर पाएगी, और दूसरा टॉपिक ये होगा पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। तो इस दोनों टॉपिक को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस टॉपिक से और भी वीडियोस बनेंगी जो आगे की वीडियोस में आ जाएंगी, आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, इससे पहले भी एक वीडियो बनी है, उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आता है इस टॉपिक, क्या भूमि ये धारण कर पाएगी। भूमि का मतलब क्या होता है, लास्ट की वीडियो में हमने इतना समझा था कि जो पालमपुर के लोग हैं वो खेती करते हैं, ठीक है, और वो ज़्यादातर पालमपुर के जो गांव है उसके अंदर ज़्यादातर जो फार्मर्स है, जो किसान है, वो फार्मिंग ही करते हैं, वो खेती करके अपना गुजर बसर करते हैं। अब देखो इतना ज़्यादा फार्मर्स जो हैं मॉडर्न इनपुट्स का उपयोग कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी यही समझा था कि मॉडर्न टेक्निक्स आ गई है, फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो ज़मीन है, जो हमारा लैंड है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये उठती है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या ज़मीन के ऊपर जो इतना एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो क्या जो ये ज़मीन है क्या इसको सह पाएगी या नहीं सह पाएगी। तो क्या आता है, शुरुआत करते हैं हम लोग। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। तो कहा यह जाता है कि जो ज़मीन है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, और इसका जो उपयोग है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि भूमि का अति उपयोग करने से कुछ समस्याएं खड़ी हो गई हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि ऐसी कौन सी समस्याएं खड़ी हुई है भूमि का अति उपयोग, यानी बहुत ही ज़्यादा उपयोग करने की वजह से। तो सबसे पहला समस्या आती है कि हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे फार्मर्स हैं पालमपुर के,
वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फसल ग्रो करने के लिए मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, बहुविध फसल प्रणाली का उपयोग करते हैं वो लोग। तो क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है, जैसे एक फसल हमने बोया, तो बोने के बाद हमने उसकी कटाई वगैरह कर दी, तो मिट्टी को ना एक उसकी खुद की फर्टिलिटी, उसकी उर्वरता के लिए खुद से गेन करने के लिए उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो उर्वरक डाल देते हैं, खेतों के अंदर उर्वरक डाल देते हैं, जिससे उसकी फर्टिलिटी जल्दी रिकवर हो जाती है और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है। और देन वो अगेन फिर खेती कर देते हैं। फिर से जब खेती वगैरह कटाई वटाई कर दी, फिर से अगेन वही काम करने लग जाते हैं, फिर से उर्वरक डाल के उसकी उर्वरता बढ़ा। ऐसे करते करते ना जो ज़मीन की खुद की फर्टिलिटी होती है ना, वो ख़राब हो जाती है पूरी तरीके से, कह सकते हैं। ज़मीन अब उन्हीं उर्वरकों पे जो हम बाहर से ख़रीदते हैं मार्केट से, उन्हीं पे निर्भर हो जाता है। ये इसी तरीके से है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप हो, आप ऊपर से नीचे आए हो, फिर नीचे से ऊपर गए, ऊपर से नीचे, फिर मैंने आपको ग्लूकोन डी पिलाया और फिर से मैंने आपको भगा दिया कि जाओ ऊपर से नीचे आओ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर नीचे गए, फिर थक गए, फिर मैंने आपको ग्लूकोन डी पिला के फिर से ऊपर से नीचे भगा दिया। तो ऐसे करने से क्या होगा कि आप एक समय ऐसा आ जाएगा करते करते कि आप ग्लूकोन डी पे ही निर्भर हो जाओगे। जो बॉडी खुद एक रिकवरी करने के लिए जो प्रोड्यूस करती है, वो खुद बॉडी रिकवर अब नहीं करेगी, वो अब उसी पे डिपेंड हो जाएगी। तो सेम यहाँ पे भी यही केस हो रहा है कि जो ज़मीन है, एक नेचुरली जो ग्रो होता है, उसकी जो फर्टिलिटी नेचुरली जो इंक्रीज होती है, अब वो किस पे डिपेंड हो जाता है, उर्वरक पे। तो ये खराब हो रहा है, मिट्टी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में मिट्टी खराब हो रही है। नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल से सतत प्रयोग से बहुत जल स्तर कम हो गया है। यानी क्या करते हैं लोग, जो फार्मर्स है, फार्मर्स क्या करते हैं, फसल वगैरह ग्रो करते हैं, तो उसमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है खेती करने के लिए। तो लोग क्या कर रहे हैं, फार्मर्स क्या कर रहे हैं, ज़मीन के अंदर मोटर वगैरह डालते हैं, पाइप वगैरह डालते हैं, उस पाइप से वो पानी निकाल के अपने खेतों में सींचते हैं, पानी डालते हैं। तो इसकी वजह से जो ग्राउंड लेवल है, जो पानी मान लेते इस लेवल पे पहले मिल जाता था, पाइप डाले तो हमें इस लेवल पे पानी मिल जाता था, अब वो कम घट के यहाँ पे पहुँच रहा है। यानी अब हमें और लंबी पाइप डालनी पड़ेगी और फिर पानी निकलेगा। तो ग्राउंड लेवल है वो धीरे धीरे पानी का कम हो रहा है। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, क्योंकि पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। तो दो समस्या हमने पढ़ी, मिट्टी का खराब होना और पानी का जल स्तर का कम होना। आगे क्या बताया जाता है कि मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसी पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन होता है। जैसे पानी हो गया और मिट्टी हो गया, ये दोनों ही एक ऐसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए, और साथ ही साथ इनको बनने में ना काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो ऐसे में इनका उपयोग सही तरीके से किया जाना चाहिए। अगर ये एक बार नष्ट हो गए तो इनको दोबारा से अगेन रीप्रोड्यूस होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए, इन सारी जो भी नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं उनका सही वो तरीके से उसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो अगले हम नेक्स्ट टॉपिक की मूव करते हैं। तो ये टॉपिक बताता है पालमपुर में किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। यानी जो एक पिक्चर है, आपको इमेज दिख रही है, इसमें क्या बताया गया, पालमपुर गांव है, उस गांव में जो खेती वगैरह की जिसके पास जितनी ज़मीन है आप देख सकते हो, वो डिवाइड किया गया। देखो यहाँ पे कई छोटे छोटे घर हैं, वो घर कहता हूँ ज़मीन है, और यहाँ पे देख सकते हो कि खेती वाला कितना बड़ा है ना। तो कुछ बड़े बड़े हमें यहाँ पे खेत देखने को मिलते हैं, और कुछ छोटे छोटे खेत, और कुछ मीडियम साइज के, ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे, कुछ मीडियम साइज के भी हमें खेत यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अभी हम इसी टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि जो पालमपुर है, पालमपुर के अंदर 450 परिवार रहते, टोटल 450 फैमिलीज रहती है। इस 450 फैमिलीज के अंदर 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, और ये अधिकांश लोग कैसे हैं, दलित हैं। मैंने आपको बताया था, याद करो पुरानी वीडियोस में, कि वो गांव के किनारे रहते, इनके जो घर वगैरह बने रहते हैं वो ज़्यादातर लोगों के मिट्टी के बने हैं, फूस के बने हैं। मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं तो पता चलता है कि 240 परिवार और हैं। 150 ये हो गए जिनके पास ज़मीन वमीन नहीं है, इन लोगों के पास ज़्यादा सी भी ज़मीन नहीं है और खेती करने के लिए मीन्स ज़मीन नहीं है। 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम के क्षेत्रफल वाले छोटे छोटे भूमि के टुकड़े हैं। यानी 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है। अब ये जो 2 हेक्टेयर, जैसे कि हमने इमेज में भी देखा है कि बहुत ही, देखो 2 हेक्टेयर ये मान लेते हैं छोटे छोटे ज़मीन है, देखो तो कितने छोटे छोटे ये ज़मीन हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं हो पाती।
क्यों ऐसे, और इतने छोटे छोटे क्योंकि ज़मीन है इन लोगों के पास, तो अगर यहाँ पे खेती ये लोग करते हैं, जो फसल उगता है मार्केट में बेचते हैं, पैसे भी मिलते हैं इनको, लेकिन उतनी आमदनी इस खेती करने से इनको नहीं मिल पाती जितनी आमदनी अगर इनके पास बहुत बड़ा ज़मीन हो, अगर वहाँ पे खेती करेंगे तो इनकी आमदनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आता है 60 परिवार, यानी 60 परिवार ऐसे हैं पालमपुर के अंदर जो मझौले और बड़े किसान हैं, जो मीडियम लेवल के हैं, प्लस वो क्या है, एक लार्ज फार्मर हैं। ठीक है, तो ऐसे जो परिवार है इनके पास जो ज़मीन है वो कितने, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की इनके पास ज़मीन है। कई परिवार तो हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जिनकी जो ज़मीन है वो क्या है, 10 हेक्टेयर से भी अधिक की इनके पास ज़मीन है। तो ये तो था हमारा पालमपुर का वितरण, कि पालमपुर के अंदर जो ज़मीन है वो किस हिसाब से बांटी गई है। 150 परिवार, 240 परिवार और 60 परिवार, इन लोगों के पास जो ज़मीन है वो कितना कितना हेक्टेयर पाया जाता है। अब भूमि के ऊपर इतना प्रेशर पड़ रहा है, तो इस प्रेशर पड़ने की वजह से क्या हो रहा है, ज़मीन जो फार्मर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं ना, खेती कर रहे हैं, फसलों को ग्रो कर रहे हैं। एक रीज़न पता है, पॉपुलेशन भी होता है, क्योंकि पॉपुलेशन अगर बढ़ता है तो किसानों के ऊपर और ज़्यादा बर्डन आता है ना, उनको और खेती करनी पड़ती है। अगर पॉपुलेशन नियंत्रित रहे, पॉपुलेशन कम रहे, देन क्या होगा कि उनके ऊपर उतना बोझ नहीं रहेगा। ठीक है, अगर पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है तो उनको ज़्यादा एक प्रेशर आ जाता है कि हमें खेती तो करनी ही करनी है। तो एक ये भी कारण हो सकता है, लेकिन इन कारणों की वजह से देख सकते हो ज़मीन कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, वीडियो में कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए। आज हम लोग पालमपुर की जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो इस चैप्टर से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इस टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया उससे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर 3 टॉपिक कवर किए गए हैं। पहला टॉपिक होगा श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, एक ये टॉपिक है। और एक फाइनल टॉपिक है हमारा इसी चैप्टर का, अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। इसके बाद एक और वीडियो आएगी, देन इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन आगे की वीडियोस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इस टॉपिक से मतलब 3 टॉपिक कवर होंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। हमारा जो पहला टॉपिक है वो ये कहता है कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। अब श्रम का मतलब हमें पता है कि पालमपुर के लोग खेती किया करते हैं, और खेती करने के लिए क्या करते हैं, हमें चाहिए कुछ लेबर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे उसी लेबर की बात की गई, यहाँ पे उन्हीं श्रम की बात की गई है। तो पहला हमारा पॉइंट ये बताता है कि छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं, यानी ऐसे फार्मर्स जिनके पास छोटी छोटी ज़मीन है, उन लोगों को फार्मर्स मतलब किसी लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही श्रम एज अ श्रमिक बन जाते हैं, अपने ही ज़मीन के अंदर वो खेती कर लेते हैं, उन्हें बाहर के बंदों को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहला तो ये है। दूसरा क्या बताया जाता है, जो मझौले और बड़े किसान हैं जिनके पास काफ़ी अच्छी ज़मीन है, बड़ी ज़मीन है, ऐसे जो किसान होते हैं खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं, मतलब किसी से हायर कर लेते हैं, उनको पैसा उसके बदले दे दिया जाता है और कहते हैं कि मेरे यहाँ पे आके भाई काम कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोटो देख सकते हैं कि कई सारे जो श्रमिक हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक श्रमिक मान लेते हैं, ये भी एक श्रमिक है, मान लेते हैं इस फोटो में हम मान लेते हैं कि इसकी खुद की इतनी ज़मीन है और यहाँ पर ये कुछ एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, सो अगर हम बात आगे करें इस टॉपिक के अंदर तो हमें पता चलता है कि जो भी श्रमिक होते हैं, जो भी बेसिकली ऐसे श्रमिक जिनको किराए पर लाया जाता है, ठीक है, ऐसे श्रमिक को उनकी मजदूरी या तो नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। मान लेते हैं मैं हूँ, मैंने मेरे पास बहुत बड़ी ज़मीन है और मैंने उस बड़ी ज़मीन के अंदर क्या किया कि मुझे चाहिए कि लेबर वगैरह चाहिए, श्रमिक वगैरह चाहिए, तो मैंने बुला लिया। मैंने उनको क्या करूँगा, या तो मैं उनको नगद में पैसा दे दूँगा, या फिर उसके बदले पैसा अगर नहीं देना चाहो तो मैं कुछ और भी चीज़ उनको बोल सकता हूँ कि देखो अगर मेरे यहाँ पे काम करोगे तो मैं आपको अनाज वगैरह दे दूंगा। ठीक है, चावल दे दूंगा, गेहूँ दे दूंगा, या कुछ भी चीज़ें मैं उनको प्रॉमिस कर दूंगा। तो कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है, और कभी कभी क्योंकि थक वगैरह जाते इतना ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, तो कभी कभी जो मालिक वगैरह मतलब जिनके खेतों में वो काम करते हैं वो पर्सन उनको खाना भी खिला दिया करता है। तो अगर हम आगे बढ़े तो पता चलता है कि मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरे फसल
और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होते हैं। अब कहने का मतलब क्या होता है कि जो मजदूरी होती है ना पर्सन की, जैसे एक पर्सन है, ठीक है, ये काम कर रहा है, ये मान लेते हैं इस गांव में काम कर रहा है, ये ए विलेज है, ये बी विलेज है और ये हमारा सी विलेज है। अब यहाँ पर काम करने के मान लेते हैं इसका जो ज़मीन बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ का जो मालिक होगा इसको कुछ अलग पे करेगा। बी गांव है तो हो सकता है कि बी वाले गांव में रेट कुछ अलग मजदूरी का चल रहा हो ना, ये भी हो सकता है, वेरी करता है। अगर लोकेशन अलग अलग है, ये गांव अलग है, ये गांव अलग है, ये गांव अलग है, तो मजदूरी वेरी करता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है यहाँ 100 रुपये दिन का दे, यहाँ पे हो सकता है 200 रुपये दिन का दे, हो सकता है यहाँ पे 250 रुपये दिन का मिले इस मजदूर को, तो वेरी कर सकता है। और ये ज़मीन के ऊपर भी डिपेंड करता है एक चीज़ की, मान लेते हैं इसके पास इतनी छोटी ज़मीन है ना, तो इसको अलग पैसे में उस हिसाब से पैसे मिलेंगे, इसके पास बहुत बड़ी ज़मीन है तो इसको उस हिसाब से, और इसके पास और भी बड़ी ज़मीन है तो इस लेबर को अलग उस हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। साथ ही साथ फसल के ऊपर भी इसकी मजदूरी डिपेंड करती है। मजदूरी डिपेंड करेगी, मान लेते हैं यहाँ गन्ने की फसल है तो इसको पैसे अलग वे में दिया जाएगा, कुछ अलग जो गन्ने का रेट चल रहा होगा, मजदूर जितना लेते हैं उस हिसाब से दिया जाएगा। अगर इसने फॉर एग्जांपल गेहूं ग्रो किया है तो अगर ये पर्सन वहाँ पे काम करने जाएगा तो इसके और इसके रेट में सेम भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे डिफरेंस है। तो ऐसे हम पता चलता है कि जो मजदूरी है, जो एक पर्सन अगर कहीं पे काम वगैरह करने जाता है तो ज़मीन के साइज के ऊपर, लोकेशंस के ऊपर, कौन सा वो काम कर रहा है, क्या वो बुआई का कर रहा है या फिर कटाई का कर रहा है, इसके ऊपर जो उसकी मजदूरी होता है, जो उसको मिलने वाला पैसा होता है, वो वेरी कर सकता है। आगे हमें पता चलता है कि रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नता है। हमें जो रोजगार की जो अवधि होती है, जो काम करने का उनका जो ड्यूरेशन होता है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उनमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। अब देखो कोई भी लेबर है उसको दो कुछ कंडीशन है काम करने के लिए। पहला कंडीशन तो ये है कि मान लेते हैं मैं उसे हायर कर दूँ, तो मैं मेरे को 5 दिन का काम है तो मैं कहूँगा कि भाई हर एक दिन आ जाओ, आज आ जाना, कल आ जाना, परसों आ जाना, एक ही बार में मैंने उसको पैसे दे दिए, आज के पैसे दे दिए, कल आए, फिर कल के परसों, परसों का है, तो ये मतलब हर दिन वो काम कर रहा है मेरे यहाँ पे आके। दूसरा क्या है, मैंने कार्य विशेष के लिए रख दिया, मेरी ये ज़मीन है, मैंने कहा भाई ये ले पैसे, मैंने अपना कैलकुलेशन वगैरह लगा के मैंने कहा भाई मैं तुमको इतने पैसे दूंगा और ये तुम काम करके मुझे कंप्लीट कर दो। एक तो ये दूसरी कंडीशन हो गई, उसके मन 3 दिन में काम कर पाए या 4 दिन पे, लेकिन मैं पैसे उसको उतना दे दूंगा। और पहला ऑप्शन हमने क्या पढ़ा था कि हर दिन उसे पैसे देना, ठीक है, कि आज दे दिया काम, कल दे, जब तक काम खत्म नहीं हो पाता। और एक में क्या पढ़ा भी हमने कि पैसा टोटली हमने उसे दे दिया और बोल दिया कि भाई जल्दी से जल्दी काम खत्म कर दे। तीसरा क्या काम होता है कि उस मजदूर को हमने पूरे साल भर के रख लिया कि देख लो भाई तुमको कहीं जाने काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे फार्म है, मेरे फार्म के अंदर ही काम करो, मैं तुमको इतना पैसा दूंगा हर महीने या इस हिसाब से मैं तुमको पैसा दूंगा, ये सारी चीज़ें तुम्हें दूंगा और तुम्हें कहीं और काम नहीं करना, मेरे इधर ही काम करना है, मेरे खेत के अंदर ही काम करना है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ तरीके होते हैं जिससे जो श्रमिक है वो काम अपने खेतों वगैरह, दूसरे के खेतों वगैरह में, बेसिकली दूसरे के खेतों में काम करता है। अब यहाँ बात आती है डाला की, ठीक है, डाला एक किसान है, ये पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। तो भूमिहीन श्रमिक का मतलब कि एक ऐसा पर्सन है, यहाँ भी मैंने किसान बोला तो माफ़ कीजिएगा, श्रमिक है, क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं तो हम किसान ही बोल देते हैं, इस वजह से ऐसे ही है। अगला आता है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भूमिहीन श्रमिक है, यानी ये जो डाला, यहाँ पे देखो मैंने फोटो बना रखी है, डाला है, ये एक भूमिहीन श्रमिक है, यानी इसके पास ज़मीन नहीं है और ये दूसरों की ज़मीनों में जा के काम वगैरह करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है, जैसे इस खेत में काम हो गया तो इसको पैसे मिल गए तो इसे फिर दूसरी जगह तलाश करनी पड़ेगी, यहाँ पे काम हो गया फिर तीसरी जगह, ऐसे इसे जगह जगह इसको तलाश करनी पड़ती है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये है, अकॉर्डिंग टू 2019 मार्च के हिसाब से। सरकार ने कह रखा है कि अगर कोई भी आपके यहाँ पे काम वगैरह करता है, मजदूर काम करता है, तो आपको उसे पर डे के हिसाब से कितना देना है, 300 रुपये आपको देना ही देना है। ये 2019 का डेटा है, हो सकता है बढ़ भी गया हो। निर्धारित है परंतु डाला को मात्र 160 रुपये मिलता है। देखो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि कितना मिलेगा, 300 रुपये, लेकिन इस पर्सन को जब ये काम करने जाता है तो इसको कितने मिलते हैं, 160 ही रुपये मिल पाते हैं। ऐसा क्यों, इसे 300 रुपये क्यों नहीं मिलते? क्योंकि पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसीलिए लोग काम
कम वेतन में भी काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत भी करता है। अब रामकली क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहले इतना समझते हैं कि जो डाला है, इस पालमपुर के गांव में बहुत सारे ऐसे इसी के तरह पर्सन्स है जो खाली बैठे रहते हैं, जो उनके पास जिनके पास काम नहीं होता। तो मान लेते हैं पर्सन गया काम करने के लिए, तो यहाँ का जो ओनर है उसने कहा कि भाई मैं तेरे को 200 रुपये दूंगा, काम करना हो तो बता, नहीं तो ये कहेगा नहीं नहीं भाई काम है, तो वो ये वापस आ गया। फिर ये बंदा गया, तो इसके पास भी काम नहीं, इसके पास भी मजबूरी है, तो इस हिसाब से कह देगा चल कोई नहीं। अब ये बोल रहा है कि नहीं भाई 200 रुपये में अब नहीं काम करवाऊंगा, मैं 100 देखो मैं 150 रुपये ही दूंगा। तो इसी वजह से क्या प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हो रही है कि मजदूर इतने ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर लोग कम रुपए में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मजदूरों की ज़्यादा होने की वजह से इस फार्मर को कोई टेंशन ही नहीं है। उसको ये लग रहा है कि आज तुम नहीं करोगे तो कल को कोई और कर लेगा, इतने सारे तो लोग हैं। अगर तुम इतने पैसों में नहीं करोगे तो कोई और इतने इससे कम पैसों में भी करने के लिए हो सकता है तैयार हो जाए। तो यहाँ पर यही होता है कि पालमपुर में किसान जो श्रमिक हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि कोई मतलब कि किसी को कर ही लेते, कहते हैं उनका ये जो श्रमिक होते हैं वो सोचते हैं ना करने से बेटर है कुछ कर ही लो, कम से कम कुछ तो मिल रहे हैं। इसी वजह से वहाँ पे जो रेट मिल रहा है, जिनको मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कम मिल रहा है। अगर उल्टा हो जाए ना, पता ऐसा हो जाए कि जो फार्मर्स जो उनको वहाँ पे मजदूरी ना मिले, तो इनकी पता है जो 300 रुपये, इवन 300 रुपये से बढ़ भी सकता है, 400 रुपये हो सकता है एक एक दिन का। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर मैंने बताया था ये है डाला, ठीक है, और ये है रामकली। जैसा कि मैंने बताया था ना कि रामकली कौन है, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये है अपनी रामकली और ये अपना डाला, ठीक है, डाला ये रहा, रामकली ये रही। तो ये लोग बातें कुछ कर रहे, पहले इसको समझते हैं। डाला कहता है कि आजकल काम मिलना बहुत कठिन है, केवल बड़े किसानी हमें रखते हैं और वो भी बहुत ही कम दिनों के लिए। ऐसा कहता है कि काम बहुत कम मिल रहा है, बड़े किसान केवल हमें हायर करते हैं और वो भी कुछ ही दिनों के लिए रखते हैं। फिर ये कहता है कि घनश्याम एक बहुत बड़ा किसान है और अभी अभी उसने एक हार्वेस्टर खरीदा है। ये खेती के लिए उपयोग की जाने वाली मशीन है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 महीने 5 माह से भी कम समय में काम किया था, मतलब 5 महीने से भी कम महीने तक इसने काम किया था, कुछ दिन तक कम काम किया था इसने। अभी क्या कहता है, इसको इन दोनों को एक ही साथ समझाऊंगा। हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई और हार्वेस्टर तथा गहाई के लिए थ्रेसर है, यहाँ तक कि खरपतवार साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों को छिड़कते हैं। तो यहाँ पे पहले ये समझना है कि यहाँ पे सारी चीज़ें किसकी बात हो रही है, मशीन की बात हो रही है कि इंसानों की जगह किसने ले ली है, मशीन ने ले ली है। पहले ये सारे काम जो होते थे कटाई के, गहाई के या खरपतवार साफ वगैरह करने के, ये बुआई के, ये सारे काम कौन किया करते थे, मजदूर किया करते थे। अब ये इन कामों को करने के लिए क्या आ चुकी है, मशीनें आ चुकी हैं। तो मशीनें काम चुटकी भर में जल्दी समय बचा के काम जल्दी कर देती है। तो बड़े बड़े किसान क्या करते हैं, ऐसे जिनके पास मशीनें होती है, उनके पास अगर खुद भी मशीन है तो इन्हीं को ये प्रेफरेंस देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो मजदूर हैं इनकी जॉब छिन जाती है। आगे डाला कहता है कि मुझे स्थानीय जो साहूकार है उससे को 2,000 रुपये देने हैं। मैंने पिछले गर्मियों में उससे 1,000 रुपये लिए थे, जब खेतों में काम नहीं था। मैं इसे कैसे चुका कर पाऊंगा, मैं उसे कैसे चुका पाऊंगा, मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमा पाता हूँ। तो वो कहता है कि 2,000 रुपये मैंने साहूकार से लिए थे, अब मैं उसे कैसे दे पाऊंगा, अब मेरे पास उतने पैसे वगैरह हैं नहीं, और इस वजह इसका काम भी नहीं चल रहा, तो इसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब ये लड़की क्या कहती है, इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट के भट्टे पर भी काम तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके पास को पता चल चुका है कि मशीनें आने की वजह से इसका जॉब छिन जाएगा, अब इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये कह रही है कि अब मुझे भी कहीं ईंट के भट्टे पे काम तलाश करनी पड़ेगी। ईंट के भट्टे वो होते हैं, जैसे आप लोग जानते भी होंगे, कि जहाँ ईंट बनाई जाती है, तो वहाँ पर इसको काम ढूंढने की ज़रूरत महसूस हो रही है। मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर देते हैं। तो कहा है कि पिछले कर्ज मैंने ले रखा और इस वजह से साहूकार मुझे नया कर्ज नहीं दे रहा है, उसकी स्थिति इतनी ख़राब हो रखी है। तो पालमपुर के दोनों ऐसे किसान हैं जो बहुत ही ज़्यादा निर्धन है, इनके पास उतने पैसे नहीं हैं। देखो अभी हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है, मज़दूरों के बारे में कितना कुछ हमने समझा कि मज़दूर जो लोग हैं उनको कितना कम पैसा मिलता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतने ज़्यादा लोग हैं
कि उनको काम कोई ना कोई कम पैसों में करने के लिए तैयार वगैरह हो जाता है, ठीक है। और ये भूमिहीन श्रमिक है तो उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं रहता। तो इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है प्रॉब्लम्स ऑफ फार्म लेबर्स, की जो किसान हैं, ये जो फार्मर्स हैं, ये जो लेबर्स हैं, इनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर क्या बन सकता है पॉइंट में, इसको कमेंट मुझे करके ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि जो फार्मर्स है वो कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। जो आप देख सकते हो, ये जो किसान, जो मजदूर हैं, ये लोग कौन सी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, ये सारी चीज़ें, इवन कुछ पॉइंट्स यहाँ से भी आपसे मिल जाएंगे, कुछ पॉइंट आप खुद से भी सोच के बना सकते हो। वो सारे पॉइंट्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। अब हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। इसको भी आपको कमेंट करना है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, कुछ मजदूर है, कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ कर रहा है, ये भी कुछ कर रहा है, ये भी, ये भी, ये भी। आखिर ये पता है क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कटाई, बीज बोना, कीटनाशकों का छिड़काव तथा आधुनिक व परंपरागत विधियों से फसलों की जुताई की जा रही है। अब ये कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें उल्टी सीक्वेंस में रखी है। तो यहाँ पे देखो कटाई का काम हो रहा है, ये देख लो क्या कर रहा है, दवाई छिड़क रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये बीज छिड़क रहा है। ये क्या कर रहा है, जो बैलों का उपयोग करके ये क्या कर रहा है, ये शायद से वो कर रहा है, क्या कहते हैं, मिट्टी को जुताई वगैरह कर रहा है, जुताई करने का काम इसे कहा जाता है। ये भी शायद से वही कर रहा है, और ये भी हमें जुताई करने, इसमें इसमें बीज बोने का भी काम हो सकता है इस वाले उपयोग का। ऐसे एक मैंने देखो ऊपर आगे कप वगैरह रखा रहता है, इसमें लोग बीज वगैरह डालते हैं और नीचे फिर चले जाते हैं। मैंने देखा हुआ है फोटोज़ में और वीडियो वगैरह में। तो ये भी हो सकता है। आप लोगों को क्या करना है, सीक्वेंस में देखना है कि कौन सा सीक्वेंस पहला है। पहला सीक्वेंस क्या होगा, पहला ये होगा कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये आप सीक्वेंस में कमेंट मुझे कर सकते हो। तो अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। देखो हमने इतना समझा है कि खेत जो होता है उसमें अगर हम फार्मिंग वगैरह करते हैं तो पैसों की ज़रूरत तो होती है ना। मशीनें वशीनें आपको, अगर आपके पास खुद नहीं है तो आपको हायर करनी पड़ेगी। मशीनें भी तो डीजल मांगेंगी, तो डीजल डालने के लिए भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। बीज बो रहे हो, मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा। अगर आपका ज़मीन बहुत बड़ा है तो आपको लेबर वगैरह हायर करना पड़ेगा। तो पैसों की ज़रूरत तो पड़ने वाली, इतना तो हम समझ जाते हैं। खेतों के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। कि अगर आपको खेती के जो आधुनिक तरीके, हम जो वीडियो में हमने समझा भी था कि आधुनिक तरीके कौन कौन से होते हैं, अगर हमें खेती के आधुनिक तरीकों का उपयोग करना है तो हमें पैसों की अधिक पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला, किसान जो है पूंजी कहाँ कहाँ से ला पाते हैं, पहले ये हम पहले इस पॉइंट में क्या बताया गया, इस छोटी सी इमेज में क्या बताया जाता है, हम इसको पहले समझते हैं। इस इमेज में क्या बताया जाता है कि अधिसंख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसे उधार लेना पड़ता है। तो यहाँ पैसे लोग क्या, खेती करने के लिए क्या पैसे ले रहे हैं, उधार। छोटे छोटे किसान वह बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। या तो व्यापारियों से कर्ज लेते हैं, बड़े बड़े किसान हैं उनसे कर्ज लेते हैं, या फिर जो उनकी साहूकार हैं उनसे कर्ज वो लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है, क्योंकि इस पे जो इंटरेस्ट लगने वाला होता है ना, जो पैसे तो दे देते हैं लेकिन इस पे जो इंटरेस्ट लगता है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं, और एक बार ये पैसे ले तो लेते हैं साहूकार या व्यापारी वगैरह से, लेकिन जब रिटर्न करते हैं ना तो इनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट लग लग के बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है। इवन इतना पैसा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते इसने 2,000 रुपये लिया है, लेकिन देते देते पता है इंटरेस्ट चढ़ चढ़ के इनका हो सकता है, अगर टाइम पे ना दिए, काफ़ी लेट करते गए थे, तो हो सकता है 4,000 रुपये, 6,000 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये तक भी जा सकता है। तो इतना ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसी वजह से, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट ही बहुत ज़्यादा चढ़ता है, बैंक वाले इनको लोन देने से आनाकानी करते हैं, मना करते हैं, तो इस वजह से समस्या फेस करते हैं। अब एक कहानी है सविता की। सविता की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, हम ये समझते हैं। सविता एक लघु कृषक है, ये रही सविता, एक छोटी किसान है, ठीक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। उसके पास छोटी सी, मान लेते हैं 1 हेक्टेयर की यदि जमीन, वो सोचती है कि इस साल वो क्या करेगी, गेहूं की खेती करेगी। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसने पानी खरीदने और खेती औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की ज़रूरत है।
अब पानी खरीदने के लिए, पानी खरीदने का मीन्स क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं इसके पास ऐसी सुविधा है, जैसे इसका मान लेते हैं बगल वाला खेत है, उसने अपने यहाँ पे मोटर पंप वगैरह सेट करवा रखा है, लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं थे तो मोटर पंप वगैरह नहीं सेट करा। तो ये सविता क्या करेगी, वो कहेगी कि भाई मेरे को अपने मैं यहाँ से पाइप जोड़ लूंगी और प्लास्टिक की पाइप वगैरह आते हैं ना, उसको मैं जोड़वा के मैं अपने खेतों में पानी सप्लाई कर दूंगी। तो फार्मर कहेगा ठीक है भाई तू ले तो ले, लेकिन इसके बदले तेरे को कुछ पैसा मेरे को देना पड़ेगा। मैं ऐसे ही अपनी ज़मीन का मतलब अपनी ज़मीन का पानी मैं तुमको नहीं दूंगा, अपने मोटर को ऐसे यूज़ नहीं करने दूंगा, आपको इसके बदले कुछ मुझे पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। इवन इसके पास अगर मान लो कुछ औजार वगैरह, तो उसके लिए भी उसको मरम्मत वगैरह करवाना पड़ेगा ना, तेज वगैरह धारदार वगैरह करवाना पड़ेगा। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में उसे 3,000 रुपये चाहिए। तो इसका अनुमान है कि उसको कम से कम 3,000 रुपये तो चाहिए ताकि उसके काम अच्छे से हो पाए। अभी कार्यशील हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था, ऐसे सेकंड वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था। तो उन पुरानी वीडियोस को नहीं देखे हो तो आप उनको ज़रूर देखिए। कार्यशील पूंजी ऐसी पूंजी होती है जिनको हमें बार बार इन्वेस्ट करने की, उनमें बार बार पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और समझना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब क्या होता है, उसका पैसा, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो एक बड़े किसान जिसका नाम है तेजपाल से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24%, 24% पता है बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर मान लेते हैं 100 रुपये लोन लेगी ना, तो इसको अगर चुकाना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा, 124 रुपये से देना पड़ेगा। और लेट होती जाएगी तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है, जो ब्याज की बहुत ऊंची दर है, बहुत ऊंची दर है ये। ठीक है, 24% लेना बहुत बड़ी बात होती है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वो कटाई के मौसम में उसके खेतों में श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन का काम करेगी। पहली चीज तो 24% तेजपाल इससे पैसे ले रहा है, ठीक है, रिटर्न करते हुए कह रहा है 24% मुझे देना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कह रहा है कि 100 रुपये तुम्हें हर दिन के मेरे यहाँ पे काम करना पड़ेगा, मेरा खेत है, मैं पैसा दे तो दूंगा लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा, मेरे खेतों में काम करना पड़ेगा, और उसका जो पैसा दो मैं दूंगा वो तुम्हें 100 रुपये दूंगा, हर दिन के हिसाब से मैं 100 रुपये दूंगा। अब बताओ काम करोगी, तुम्हें लोन चाहिए, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि मजदूरी बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम, एक्चुअली बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद वो तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करने को तैयार हो जाती है। उसे पता चलता है कि भाई ये तो बहुत ही मुश्किल है। सविता को भी रियलाइज़ हो जाता है कि इतना कहाँ से वो दे पाएगी, लेकिन वो अपना स्ट्रांग बना के चलो ठीक है मैं काम करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की माँ के रूप में उसे घर पर कामों की भी बहुत जिम्मेदारी है। उसके 3 बच्चे हैं और बच्चे होने के नाते उसको घर पर भी देखभाल करना है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। यहाँ पे क्यों, क्योंकि छोटे किसानों को कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि जो कर्ज देता है उनको डर रहता है कि ये लोग वापस कर मेरे पैसों को वापस नहीं करेंगे और मेरे पैसे डूब जाएंगे। इवन बैंक्स को भी यही डर रहता है, तभी बैंक इन छोटे किसानों को कर्ज नहीं देते। तो हम सविता के सामने देख लो कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसको लोन 24% पे देना पड़ेगा, मतलब जब रिटर्न करेगी 100 रुपये पर दिन के हिसाब से उसे काम करना पड़ेगा, जो कि बहुत कम है। अपने वो 3 बच्चों की वो माँ है, और ये ऐसे सीजन में इन्हें काम करवाएंगे जिसमें बहुत बर्डन उसके ऊपर होगा। वो घर की देखभाल, घर पे भी उसको सारा काम करना पड़ेगा, तो उसके साथ कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है ये हम समझते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है कि एक तो पहला हमने वो समझा कि जैसे जो हमने टॉपिक ना खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, खेती करने के लिए लोग पैसा कहाँ से लाएंगे। तो जो छोटे छोटे किसान होंगे उनके पास ये ऑप्शन रहते हैं, सविता वाले केस में ये ऑप्शन था। अब जो बड़े किसान होते हैं, छोटे किसानों के विपरीत जो मझौले और बड़े किसान होते हैं, वो खेती से बचत होती है, इस तरह वे आवश्यक पूंजी को व्यवस्था कर लेते हैं। उनको जो खेती से बचत होती है, ये क्या खेती से बचत कैसे होती है इसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। अभी इतना समझ लो, खेती से जो बचत होती है उसी से अपना काम चला लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है इसका उत्तर अगले भाग में मिलेगा, यानी ये रहा। तो ये अपना नया टॉपिक भी है। टॉपिक है अधिशेष कृषि उत्पादन की बिक्री। अब अधिशेष पहले मैं समझाता हूं, अधिशेष होता क्या है। अधिशेष को अगर एक सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा, या फिर कह लो सरप्लस, जो भी आपको अच्छा समझ में आ जाए। मान लेते हैं मेरा एक बर्थडे है, मेरा बर्थडे आया, बर्थडे के दिन मुझे 100 चॉकलेट्स मिली,
अब 100 चॉकलेट्स मेरे लिए बहुत, वैसे तो कम है लेकिन मान लेते हैं एक दिन में ही मुझे खत्म करना है, मेरे लिए बहुत ज्यादा है 100 चॉकलेट्स का खाना, बहुत भर भर के मिले, इतनी इतनी एक एक चॉकलेट का इतना बड़ा बड़ा डब्बा मिला है। अब तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हो सकता है, आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए तो कुछ भी ना हो, एक एक ही के बराबर हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हो गया। अब 100 इनके मिले, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यार ये मेरे पास तो बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा कि भाई मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा देखो दोस्त वगैरह कि ले भाई तू मेरे से चॉकलेट वगैरह चाहिए तो ले जा। मैंने क्या किया कि मुझे ऐसा करो तुम लोग ना, मैंने जो चॉकलेट्स वगैरह था उसमें से मैंने 30 डब्बे रख लिए अपने पास, बाकी के जो 70 डब्बे यानी जो एक्स्ट्रा है, यही चीज है एक्स्ट्रा, जो अधिशेष है उसे मैंने सेल कर दिया, दोस्तों में बेच दिया, मान लेते हैं दे दिया बेच दिया जो भी आप कह लो, ये मैंने ऐसा कर दिया। यही है अधिशेष, यानी जितना मेरे पास एक्स्ट्रा है। फार्मर्स भी यही करते हैं। फार्मर्स कैसे करते हैं कि वो अनाज ग्रो करते हैं, अनाज को पूरे साल के लिए पहले जब ग्रो होके तैयार वगैरह हो गया तो कुछ अनाज का हिस्सा अपने पास रख लेते हैं पूरे साल के खर्च वगैरह के लिए, कि मेरे को भी तो जरूरत पड़ेगी ना चावल की, जो भी ग्रो कर रहे हैं उसको रख लेते हैं। बाकी का जो बच गया उसको वो मार्केट में बेच देते, इसी को सरप्लस या फिर एक्स्ट्रा कहा गया है, इससे उनको पैसा मिलता है। अब देखो क्या होता है कि एक बड़ा किसान है तेजपाल सिंह, ये रहा तेजपाल खड़ूसा, ये रहा इसका नाम तेजपाल, और ये रहा खड़ूसा तेजपाल। तेजपाल अपनी समस्त भूमि पे 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त करता है। 350 क्विंटल, 350 क्विंटल, एक क्विंटल में 100 किलो होते हैं। अब 350 किलो आराम से हिसाब लगाते रहो। इसके अतिरिक्त गेहूं वह रायगंज के बाजार में बेच देता है, जो उसके पास इतना बचता है, इतना क्विंटल गेहूं बच रहा है, उसको वो क्या करता है बाजार में बेच देता है। ठीक है, बाकी का इसने इसमें घर पे रख लिया है और इतना इसके पास एक्स्ट्रा बचा है, रखने के बाद 350 क्विंटल इसके पास एक्स्ट्रा बच गया है और अच्छी कमाई करता है। मार्केट में बेचा, मार्केट में बेचकर ये 350 क्विंटल मार्केट में बेच दिया, मार्केट में बेचने के बाद इसको पैसा वैसा मिल गया। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है, जो पैसा इसको मिला रायगंज बेच कर, मंडी में भी जो बेच कर इसको जो पैसा मिला उसको क्या करता है वो पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसों को बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था, या तो वो क्या कर सकता है बैंक के अपने खातों में जमा कर सकता है। बाद में उसने इन पैसों का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने के लिए किया, या ये पहले या तो ऑप्शन है बैंक में जमा कर दे तेजपाल, ये दूसरा ऑप्शन है ये किसी को उन्हीं पैसों को क्या कर दे, किसी को कर्ज पर दे दे और उसके बदले उस पर इंटरेस्ट चढ़ा दे, तो इंटरेस्ट से भी वो पैसा कमाएगा। जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया। अब उसने क्या किया, नेक्स्ट टाइम भी तो खेती करेगा तेजपाल, तो उसने क्या किया, कुछ पैसों को रख लिया, उन पैसों को बचा लिया कि नेक्स्ट टाइम जब मैं खेती करूंगा तो ये पैसे मैं वहां पर खर्च करूंगा। अब क्या कहता है तेजपाल सिंह ने बचत के पैसों का एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। अब उसके पास एक्चुअली में फिर तो बहुत पैसा है, तेजपाल ये सोच रहा है कि अब मेरे को एक ट्रैक्टर की और जरूरत है, वो सोच रहा है कि अब एक ट्रैक्टर मैं और खरीद लूं, दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। और दूसरे ट्रैक्टर से क्या हो गई, स्थिर पूंजी, हमने पढ़ा था स्थिर पूंजी होती है जिसमें एक ही बार पैसा लगाना पड़ता है। स्थिर पूंजी यहाँ पे ट्रैक्टर क्यों है, और इस वजह से क्योंकि ट्रैक्टर को एक बार खरीद लोगे तो अब बार बार थोड़ी ट्रैक्टर खरीदना पड़ेगा, आपको एक बार खरीद लिया तो वो आपकी, तो इस वजह से स्थिर पूंजी। और यहाँ पे कार्यशील पूंजी पता है तेजपाल के लिए क्या होगा, बीजों को खरीदना, क्योंकि एक बार बीज डाल दिया खेतों में ग्रो हो गया, फिर वो कट उट के चला गया, फिर अगेन जब उसको खेती करने के लिए बीज की जरूरत पड़ेगी तो उसे अगेन मार्केट से खरीदना पड़ेगा। लेकिन ट्रैक्टर में ऐसा नहीं होगा, ट्रैक्टर में एक बार पैसा डाला तो परमानेंट हो गया हमारे पास, इसीलिए ट्रैक्टर एक स्थिर पूंजी है और कार्यशील पूंजी यहाँ पर बीज को हम समझ सकते हैं। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझौले किसान भी खेती का अधिशेष उत्पादनों में बेचते हैं, कमाई से एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रख सकता है। इस तरह अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों पर कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं, जैसा कि हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, यानी अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी के टॉपिक पर होगी। तो जैसे तेजपाल ने तो यहाँ क्या किया, ट्रैक्टर वगैरह ले लिया। इसी तरीके से जो भी फार्मर्स हैं, जो मझौले हैं, बड़े फार्मर्स हैं, वो लोग यही करते हैं,
खेती में जो उनको पैसा मिलता है, फसल बेचकर जो उनको पैसा मिलता है, उस पैसे का वो कुछ हिस्सा बैंक में डाल देते हैं, किसी को उधार दे देते हैं, या फिर उन्हीं पैसों से कुछ खरीद लेते हैं, ट्रैक्टर खरीद लेते हैं, पशु खरीद लेते हैं, या दुकान वगैरह खोल लेते हैं। जो भी उनको ठीक लगता है वो ये करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। वीडियो को पूरी कोशिश की है कि ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। देखो कार्टून वगैरह सब लेकर आपको समझा रहा हूँ ताकि मज़ेदार एक ना आसान वे में आपको समझ में आ जाए, बोरिंग भी ना लगे, और ये चीज़ें आपके दिमाग में अच्छी तरीके से फिट हो जाए। और जब एक बार दोबारा इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अब आज हम पालमपुर का जो चैप्टर है, आज की इस वीडियो में पालमपुर का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा फाइनली। और इस चैप्टर में काफ़ी बड़ी बड़ी वीडियोस हमने देखा, काफ़ी बहुत, लेकिन बड़ी वीडियो होने को कोई पंगा नहीं रहता, एटलीस्ट हमें समझ तो आ जाता है ना। मेन चीज़ ये है, 10-12 वीडियो देखने से अच्छा एक ही वीडियो देखो, बस समझ में आ जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी रहता है। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस में। तो अभी हम करते हैं वाले हैं पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, एग्जाम यही पूछ लिया जाता है कि पालमपुर के अंदर बताओ कि गैर कृषि क्रियाएं कौन सी होती हैं। तो सबसे पहला आता है डेयरी। अभी मैं सीधा सीधा आपको बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा आपको, क्योंकि एग्जाम में आंसर ही लिखना होता है तो बनाओ ना के लिख दोगे तो चल जाएगा, लेकिन समझना भी इसको उतना ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पालमपुर के अंदर क्या होता है। डेयरी होता है, पहला तो ये है। दूसरा हमारा होता है लघु स्तरीय विनिर्माण, इवन ये मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आपसे। और तीसरा अपना होता है पालमपुर में दुकानदारी। और अगला होता है परिवहन। क्या अगला है? अगला नहीं है, खत्म। ये 4 तरीके की चीजें होती हैं जो पालमपुर के अंदर गैर कृषि क्रियाएं हैं। ठीक है, सो सबसे पहले ये 4 हमने पढ़ा, डेयरी वगैरह, फार्मिंग दुकानदारी वगैरह, विनिर्माण उद्योग वगैरह, और परिवहन वगैरह, टूरिज्म वगैरह। टूरिज्म वगैरह भी, वैसे टूरिज्म तो नहीं हो सकता इस चीज़ में क्योंकि पालमपुर में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन परिवहन हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं हम डेयरी वगैरह से। तो डेयरी में क्या होता है, ये एक प्रचलित क्रिया है पालमपुर के अंदर। ये डेयरी बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है। डेयरी में देख सकते हो कि क्या एक गाय है, ठीक है, गाय है। इस गाय से बंदा क्या निकाल रहा है, दूध निकाल रहा है, और इस दूध को वो क्या करेगा, मार्केट में जाकर बेच देगा। यहाँ पे जहाँ पे भी डेयरी वगैरह बनी होगी वहाँ पे जाकर वो बेच देगा। पालमपुर में कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा चरी खिलाते हैं। ज्वार और बाजरा को वो लोग किस नाम से जानते हैं, वो चरी भी से कहते हैं। मतलब गाय लोगों को बहुत ही पसंद पसंद लगता है, खाने में मजा आता है उन लोगों को। तो मतलब वो जानवरों को खिलाते हैं, हट्टा कट्टा बनाते हैं ताकि दूध वगैरह वो अच्छे दें। दूध को निकट के एक बड़ा गांव जिसका नाम है रायगंज, हमने बहुत रायगंज के बारे में सुन लिया है, रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण और शीतल केंद्र खोला है। दूध जहाँ पे कलेक्ट होता है और कलेक्ट होने के बाद दूध खराब ना हो, इस वजह से उसे शीतलन केंद्र है। यानी उसमें क्या होता है, दूध को ठंडा रखा जाता है, बैक्टीरिया को मार दिया जाता है, क्योंकि अगर एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेंगे तो दूध खराब हो जाएगा। लेकिन अगर एकदम मतलब जो भी इनकी कंडीशंस रहती है, जिस टेम्परेचर पे ये लोग रखते हैं अपने दूध वगैरह को ये इस केंद्रों के अंदर, तो इससे दूध खराब नहीं होता, काफी लंबे समय तक टिका रहता है। ठीक है, बैक्टीरिया पैदा ही नहीं होने देता। जहाँ से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेज दिया जाता है। फिर यहाँ से क्या होता है, किसी किसी ने, बड़े व्यापारी ने खरीद लिया, जैसे अमूल, मदर डेयरी वगैरह ने, तो ये लोग उनसे खरीद लिए और इसको पन्नी मुन्नी में लाकर शहरों में बेच दिए, जैसे भी हो गया। तो ये हम समझते हैं कि पालमपुर के अंदर होता क्या, पालमपुर के अंदर होता है डेयरी। लोग दूधों से गाय से दूध निकालते हैं, उसे मार्केट में जाके सप्लाई करते हैं। अगला होता है पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। विनिर्माण का होता है मतलब होता है विनिर्माण करना, किसी चीजों को बनाना। ठीक है, जैसे कि इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। पालमपुर के अंदर 50 से कम लोग हैं जो विनिर्माण के कार्य करते हैं। वो शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण एक बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। देखो शहरों में क्या होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, बड़ी बड़ी मशीन होती है, पर पालमपुर क्योंकि एक छोटा गांव है, और इस छोटे गांव में जो पालमपुर के जो लोग हैं, जो विनिर्माण उद्योग से जो जुड़े पड़े हैं, उनके पास इतना पैसा वैसा है नहीं, तो बहुत ही सरल वे में, सिंपल वे में
छोटे वे में ये अपनी फैक्ट्रियों को चलाते हैं, अपनी जो भी इनकी विनिर्माण वाला काम है उसको बहुत ही छोटे पैमाने पर चलाते हैं। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। मतलब इतना ज़्यादा छोटा है कि अक्सर फैमिली के मेंबर अगर मिलजुल के सारा काम करते तो हमें बाहर से किसी लेबर की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कभी कभी काम क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने लगी, तो ये लोग क्या करते हैं, बाहर से भी किसी श्रमिक को कुछ समय के लिए हायर कर लेते हैं कि आजा भाई मेरे यहाँ पे काम कर ले, तेरे को मैं पैसे वगैरह दे दूंगा। तो यहाँ पे विनिर्माण में ये लोग या तो घरों में कर सकते हैं या खेतों में कर सकते हैं, जहाँ इनको ठीक लगे अपना काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, पालमपुर के लोग बहुत ही सीमित स्तर पे करते हैं, बहुत कम लोग इंगेज भी है। उनकी जो फैक्ट्री है बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं। यहाँ पे एक कहानी है, ये कहानी है, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है मिश्री लाल। ये मिश्री लाल की कहानी है। मिश्री लाल जो बंदा है, ये गन्ना पेरने वाला एक मशीन खरीदा है। तो गन्ने पेरने की मशीन कुछ इस तरीके से दिखती है। तो मान लेते हैं ये जो मिश्री लाल है, क्योंकि एक छोटा उद्योग है, तो मान लेते हैं इसी हिसाब से उसके पास मशीनें हैं जो बिजली से चलती है। हालांकि यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे कुछ फ्यूल का बना रखा है, ढक्कन वगैरह ऊपर बना है ना। तो मान लेते हैं कि जो मशीन है यहाँ पे एक तार भी एक ये फ्यूल से भी चलता है और किससे भी चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी चल सकता है। मान लेते हैं ऐसी मशीन है। पहले गन्ने को पेरने के लिए काम बैलों की मदद से किया जाता था। ये बात ध्यान रखना, पहले जो गन्ना पेरा जाता था ना वो बैलों की मदद से किया जाता है। जैसे मशीन है अभी यहाँ पे, जैसे ये क्या रखा है, मोटर है, जब ये घूमता है तो ये मशीन चलेगा, फिर अंदर मोटा वगैरह लगा है, तो ये है जो लगे पड़े ये भी घूमेगा। और इसमें जब गन्ने वगैरह डालते हैं तो पिसकर वो जूस निकालता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले अभी तो उसकी जगह मोटर ने ले ली, पहले इसकी जगह क्या लगा रहता था, भैंस लगा करते थे या कोई भी जानवर बैल वगैरह लगा करते, वो घूमते वगैरह रहते थे और मशीनों से फिर क्या निकलता था, उनसे गन्ने डालते थे, फिर उससे गन्ने का जूस वगैरह निकलता था। इसको जरूर देखिएगा, इंटरनेट पे सर्च वगैरह करिएगा कि ये प्रक्रिया कैसे होती थी, तो काफी ज्यादा आपको अच्छी लगेगी, देखने में अच्छा भी लगेगा। पर अब ये लोग मशीनों को करना पसंद करते हैं, मतलब मशीनों का उपयोग करते हैं। मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर गुड़ बनाता है। मिश्री लाल है वो दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदता है, उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर वो शाहपुर के व्यापारियों में बेच देता है। इस प्रक्रिया से मिश्री लाल को थोड़ा लाभ कमा लेता है, ऐसा करने से उसको काफी ज्यादा पैसा मिल जाता है। तो मिश्री लाल यहाँ पे किस चीज को मैन्युफैक्चर कर रहा है, किस चीज का विनिर्माण कर रहा है, ये विनिर्माण कर रहा है गन्ने से बना रहा है, ये गुड़ बना रहा है। तो हमें पता था कि विनिर्माण क्या होता है, कि किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज करके, नेचुरल चीजों का उपयोग करके उसकी कहते हैं रूपरेखा को बदल लेना। सिंपल शब्दों में, जैसे फॉर एग्जांपल गन्ना है, गन्ना एक नेचुरल प्रोडक्ट है। गन्ने को निकाल के मैंने गन्ने को उपयोग वगैरह करके मैंने चीनी बना दिया, गुड़ बना दिया, तो मैंने कौन सी एक्टिविटी की है, मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी की है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन है, ठीक है, अब कॉटन है, कॉटन से मैंने कप टी शर्ट बना दिया, तो टी शर्ट कहाँ पे बना है, जहाँ किसी फैक्ट्री में किसी मशीन के द्वारा। तो ये किस में आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है, यानी विनिर्माण में आ जाता है। तो अब ये क्वेश्चन बनता है, मिश्री लाल अपना गुड़ गांव में ना बेचकर शाहपुर के व्यापारियों को क्यों बेचता है, भाई वो गांव में क्यों नहीं बेच रहा अपना गुड़, वो व्यापारियों को क्यों बेच रहा है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करिए। अगला आता है पालमपुर में दुकानदार। पालमपुर के लोग हैं वो दुकानदारी भी करते हैं। पालमपुर के ज्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते, ज्यादा लेन देन वगैरह नहीं करते। वे पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार है जो शहरों से थोक बाजारों में कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। यानी क्या करते हैं, शहरों में जाते हैं, ढेर सारी वस्तुएं खरीदते हैं और उन वस्तुओं को लाके गांव में बेचते हैं। इवन आप लोगों ने देखा भी होगा, कई लोग जो गांव जाते हैं, जो गए आते जाते रहते हैं, उन लोगों ने देखा भी होगा कि गांव में छोटे छोटे जनरल स्टोर रहते हैं, जो चावल रखते हैं, गेहूं रखते हैं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, जो भी जरूरत की सामान होती है वो सारी चीजें रखते हैं। पेन, पेंसिल, सब चीज वो रखते हैं। और कभी कभी उनके पास कपड़े भी मिल जाते हैं, मतलब वो कपड़े भी रख लेते हैं, पेन भी मिल जाएगी, चाय भी मिल जाएगी, तेल भी मिल जाएगी, मतलब मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फैसिलिटीज उनके पास रहती है, बहुत सारी उनके पास चीजें रहती है। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट है, अपने घर में एक बार छोटी दुकान भी खोली है, वो खाने की चीजें भी बेचते हैं। जैसे मान लेते कोई पर्सन है, उसका ये है जमीन, ये जा रही है रोड, चलती फिरती रोड है, तो इसका यहाँ पे घर है, तो अपने घर के आगे ना वो खोल लेते हैं, स्टॉल वगैरह खोल लेता है, जैसे चिप्स वगैरह बेच रहा है ना, ऐसे जो आने जाने वाले लोगों को पसंद आ जाए। कोई आपने देखा होगा ढाबा वाबा ये लोग खोल लेते हैं ना, इस तरीके की चीज इसने छोटा मोटा अपना स्टॉल खोल रखा है। अब एक कहानी है, वो कहानी है करीम की कहानी। करीम की कहानी में क्या पता चलता है, करीम
एक केंद्र खोला गया। ऐसा कंप्यूटर केंद्र है जहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर वगैरह सिखाया जाता है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी जो शाहपुर शहर में कॉलेज जाने लगे थे, कि कई विद्यार्थी ऐसे थे जो आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज जाने लगे थे, क्योंकि हमें पता है पालमपुर में कोई कॉलेज वगैरह नहीं था। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। करीम ने महसूस किया कि लोग शाहपुर जाते हैं और वहीं पर वो कंप्यूटर वगैरह की क्लासेस वगैरह लेते हैं। गांव में दो महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग डिग्री भी है। उसने सोचा गांव में यार हमारी दो ऐसी महिलाएं भी जो जिनको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है, उनके पास डिग्री वगैरह भी है। तो उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने सोचा क्यों ना मैं एक अपना केंद्र खोलूं जहां पे बच्चों को मैं खुद ही पढ़ाऊं और इन टीचर्स को मैं हायर कर लूं। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ कर दी। यानी मार्केट में, जैसे मार्केट है, चलती फिरती मार्केट है, तो ये रोड है मान लेते हैं, यहीं आसपास मार्केट लग रही है, तो उसने क्या कर दिया, अपना यहीं पे केंद्र खोल लिया। ठीक है, बाहर का जो कमरा था, मतलब बाहर की साइड, ताकि लोग देखें कि भाई यहाँ पे खुला वगैरह है। तो वहां पे उसने शुरू कर दिया अपना ये कंप्यूटर बच्चों को सिखाना, और उसने टीचर्स को भी हायर कर लिया। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। और जो बच्चे थे, अब ये देख देख के कि उनको कंप्यूटर सीखने का है, वहां जाने से अच्छा तो मैं यहीं सीख लूँ, तो लोग यहाँ सीखने लगे और उसके पास बच्चे अब आ रहे हैं। क्वेश्चन बनता है, मतलब इस पूछा जा रहा है, कदीम की पूंजी और श्रम किस प्रकार मिश्री लाल की पूंजी से और श्रम से भिन्न है। दोनों कहानी पढ़ी, कदीम की पढ़ी, मिश्री लाल की पढ़ी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मिश्री लाल कौन सा काम कर रहा है और कदीम कौन से काम कर रहा है, इन दोनों में फर्क क्या है। कदीम किस सेक्टर में काम कर रहा है, कौन से सेक्टर से जुड़ा है, और जो मिश्री लाल है ये कौन से सेक्टर से जुड़ रहे हैं। और एक चीज बता दो, ये दोनों ही अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो कौन है वो आप कमेंट में बताना। अगला आता है परिवहन। तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र है परिवहन, एक ऐसा क्षेत्र है जो तेजी से विकसित हो रहा है। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क कई प्रकार से वाहन चलते हैं। हमने बताया था कि जैसे पालमपुर है, पालमपुर से रायगंज जाने के लिए सड़क जो बनी है उसमें कई तरह के हमें वाहन देखने को मिलते हैं। हमने याद करो, रिक्शे वाले, टांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा अन्य परंपरागत बैलगाड़ियां। अब तो बैलगाड़ियां बहुत कम हो गई, लेकिन मान लेते हैं बैलगाड़ियां भी चल रही हैं। और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वहां लोग दिखते हैं। वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल, वो ऐसे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल है, जो एक जगह से दूसरी जगह तक बंदों को ड्रॉप करते हैं, जैसे बस वगैरह हैं, ये सारी परिवहन सेवाएं तो होती हैं। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। लोग हो सकते हैं या फिर वस्तुएं हो सकती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं और इसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या भी बढ़ी और काफी आने वाले सालों में, कई सालों में उनकी जो लोग हैं वो भी बढ़ गए। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग परिवहन वाले काम कर रहे हैं, मतलब वो ट्रक चला रहे हैं या फिर बैलगाड़ी चला रहे हैं, जीप चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं। और उससे मतलब लोगों की संख्या बढ़ रही है, परिवहन में भी लोग जुड़ रहे हैं। कहानी आती है किशोर की। किशोर एक खेतीहर मजदूर है, उसके पास खेती है और वो मजदूरी भी करता है, मतलब खेती में मजदूर है, वो खेती वगैरह करता है। अन्य ऐसे श्रमिकों को भांति किशोर अपनी मजदूरी में अपने घर परिवार की आवश्यकता पूरी करने में कठिनाई होती है। तो मजदूरी से उसको उतना ज्यादा पैसा वगैरह मिलता है नहीं, मजदूरी करता है, उसको इतना ज्यादा पैसा वगैरह मिलता नहीं है। तो क्या करता है, उसको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है घर चलाने में। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया, बैंक वालों ने इसे कर्ज दे दिया। एक सरकारी कार्यक्रम अंतर्गत था, उसे बैंक वालों ने कार्यक्रम वगैरह चला था, इसको मान लेते सरकार वगैरह ने कोई स्कीम वगैरह निकाली थी, तो उस स्कीम के थ्रू इसको पैसे मिल गए, लोन मिल गया, जिससे भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए गए, यानी इसके पास जमीन भी नहीं है। तो ये एक ऐसा परिवार था जिसके पास जमीन नहीं था और सरकार ने स्कीम निकाला था, जिनके पास जमीन वही नहीं है उनको हम पैसा वगैरह देंगे, बैंक पैसा देगा। तो इसने ले लिया पैसा। किशोर ने इस पैसों से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है। अब अपने उसी अपनी बैल उसने भैंसा गाड़ी भी बना ली है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये भैंस है और इसने पीछे भैंस के पीछे एक बैल गाड़ी भी बना ली है। ठीक है, ऐसे ऐसे उसने बैलगाड़ी भी बना ली, जिससे वह कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे कुम्हार के लिए मिट्टी लाकर लाता है, और कभी कभी वो गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाप हो जाता है। कभी वो मिट्टी भरकर इसमें लाता है, कभी वो गुड़ भरकर इसमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है चीजों को। हर एक महीने में परिवहन संबंधित कोई ना कोई से काम मिल जाता है, इससे रिलेटेड किस किस पास गाड़ी है तो कोई ना कोई से काम मिल जाता है।
परिणाम स्वरूप पिछले वर्षों की तुलना में अधिक कमाने लगा। अब ये देखा गया है कि उसकी जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो यहाँ हम ये समझते हैं कि अगर बैंक वाले हमें लोन प्रोवाइड करने लग जाए ना किसान लोगों को, तो उससे भी उनकी पूंजी बढ़ जाती है, उसकी इनकम, लोगों की इनकम बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन उठता है कि किशोर की पूंजी क्या है, किशोर की स्थायी पूंजी क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए कि भाई किशोर की स्थायी पूंजी क्या है, तो कमेंट सेक्शन इसके लिए आप लोगों को खुला है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपना होता है चैप्टर ख़त्म। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर साझा कीजिए, उनको भी हमारी इस वीडियो को सेंड करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।